तो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इस आर्टिकल के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने इस आर्टिकल की पूरी एक थ्योरी आप कह सकते हो, या पूरे इस आर्टिकल को हमने ठीक से कवर किया। और पिछले लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू किया था। अब उसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते हैं, एंड प्रोबेबली इन दिस लेक्चर we will try to complete with this article and as well as this chapter, because the further part of beat and the other things ये सारा सारा हमने ऑलरेडी पहले ही कवर कर रखा है। So let's continue with what we left from the previous lecture. Here in question number 12 it is said that in an experiment to determine the velocity of sound in air using a resonance column, मीन्स ये एक रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। रेजोनेंस ट्यूब या रेजोनेंस कॉलम ये वर्ड जब यूज किया जाता है तो वी शुड नो दैट इट विल बी pipe open at one end। ऐसी कंडीशन को ही हम रेजोनेंस बोलते हैं। पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाता है, याद रखिए। नाउ द लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट रेजोनेट्स इन द फंडामेंटल मोड विद द ट्यूनिंग फॉर्क इज 0.1 मीटर। तो पहली बार जब रेजोनेंस हुआ तो 0.1 मीटर की लेंथ से रेजोनेंस हो गया, तो L1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से दिस एज 10 सेंटीमीटर। Now, when the length is changed to 0.35 meter, the same tuning fork resonate once again, but this time with the first volt। तो दूसरी बार रेजोनेंस हुआ, हम जानते हैं सेकेंड टाइम जब रेजोनेंस होता है तो वो फर्स्ट ओवरटोन के साथ होता है ना। ये सारा डिस्कशन अपना हो चुका है, 2-3 लेक्चर में इस पे बात कर चुका हूँ। तो सेकेंड रेजोनेटिंग जो लेंथ आ रही है जो कि फर्स्ट ओवरटोन को करस्पॉन्ड करेगी वो है 0.35 मीटर। दैट आई सिंपली कैन राइट एज 35 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एंड करेक्शन क्या है, व्हाट इज एंड करेक्शन। सो हियर वी हैव अ वेरी डायरेक्ट फॉर्मूला, द डेरिवेशन एंड द डिस्कशन फॉर दैट फॉर्मूला इज ऑलरेडी बीइंग डन। तो मैं यहाँ डायरेक्ट मेंशन करता हूँ, ई द एंड करेक्शन इज गोइंग टू बी L2 minus 3L1 divided by 2। करेक्ट है। Now L2 in this case is going to be 35 minus 3 into 10 divided by 2। into 10 will become 30, 35 minus 35, 5 by 2, and that will end up with 2.5. But remember, this is in centimeter, 2.5 centimeter. Now the same value, if you are interested to write in meter, so let me give a conversion, 2.5 into 10 to the power minus 2, that will become 0.025 meter. So here is an expected answer. This can be the option. Clear? Let's move on to the next question. ये समझ आ गया आपको पहले वाला पूरा? Yes. Yes, sir. Okay. Now moving on to the next question. An open pipe 20 centimeter long resonate when filled with the oxygen. Now here you should note that कि ये एक open pipe की बात चल रही है और इनिशियल लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर है, लेकिन पाइप में ऑक्सीजन भरा हुआ था। Now the length of the pipe filled with the hydrogen, अब हमने इसमें गैस को चेंज कर दिया। Now which will resonate with the same tuning fork। ठीक है, और हमें यहाँ बताया velocity of sound in oxygen is 320 and that velocity of sound in hydrogen is going to be 128 meter per second। Here we don't have to think about the overtones and the other parameters। सिचुएशन ऐसी है कि जो पाइप हम लोग यूज कर रहे हैं, से दिस पाइप, ठीक है, इसमें हमने पहले ऑक्सीजन भरा है, तो सर्टन L1 लेंथ इसका करस्पॉन्ड करेगा और वो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेट करेगा। बाद में इस पाइप की हम कुछ और लेंथ यूज करेंगे, बड़ी या छोटी वी डोंट नो, हमें पता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, सो लेट्स से ऐसी बड़ी वाली फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस बार हमने इस पाइप में क्या भर दिया,
हाइड्रोजन भर दिया, ठीक है। एंड वी आर नॉट वेरी श्योर कि इसका लेंथ क्या है, तो फिलहाल हम इसकी लेंथ को क्लेम करते हैं L2। एंड वी डेफिनेटली विल से दैट कि यहाँ पे भी जो रेजोनेंस हो रहा है वो उसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ हो रहा है। अब ओपन पाइप की जो सिचुएशन होती है, इसमें बच्चों आप कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा ना, फ्रिक्वेंसी n इज इक्वल टू वेलोसिटी करस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन, ऐसे लिखता हूं मैं, VO डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L1। ओपन पाइप का ये सिचुएशन होता है, बात समझ आई। और यहां पे भी बेटा आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L2। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगाया, N1 N2 या N फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों पाइप जिनकी लेंथ अलग अलग है, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फील्ड है, वो एक ही ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेट कर रही हैं। इसका मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी कैसी मानी जाएगी? सेम, सेम या इक्वल। आइडेंटिकल मानी जाएगी, इक्वल मानी जाएगी। what you just have to go for, you just have to equate the equations। आप equations को equate कर लें। velocity corresponding to oxygen ये माइक ऑफ रखें प्लीज, माइक ऑफ रखें। क्या है देखना। थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो सेम चीज जो है आप बात कर रहे हो, मुल्ला अभी कोई बात कर रहा था, तो वो वैसे ही चला जाएगा। सो मेक श्योर दैट के you keep things right, okay। now the velocity corresponding to oxygen divided by 2 times of corresponding length is equal to the velocity for hydrogen divided by 2 times of the corresponding length। इसमें हम देखेंगे कि ये 2 फैक्टर, यहां से 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। ऑक्सीजन के लिए वेलोसिटी हमें बताई गई है 320, करस्पॉन्डिंग लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, तो लेट इट बी इन सेंटीमीटर, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। सो दैट विल बी 1280 मीटर पर सेकेंड फॉर हाइड्रोजन एंड द न्यू लेंथ वी आर सपोज टू डिटरमाइन। बस छोटा सा कैलकुलेशन आप कर लें पूरा। तो आप देखेंगे यहाँ पे L2 विल बी इक्वल टू 128 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 32। डिटरमाइन कर लें, बता दें क्या आंसर आता है। यस, क्या आ रहा है आंसर? 80, ओके, 80 सेंटीमीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी 80 सेंटीमीटर एज यू सजेस्टेड। तो कुछ खास नहीं था ऐसे, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो बहुत क्रिटिकली सोचनी थी या कुछ ऐसे, बस सिंपल से। अब यहाँ एक और बात हमें समझनी चाहिए कि जब स्पीड बढ़ जाती है तो उसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ दोबारा रेजोनेट करने के लिए हमको लॉन्गर पाइप यूज करनी पड़ेगी। पहले जो पाइप थी वो 20 सेंटीमीटर की थी, और बाद में जो पाइप हमने यूज की वो 80 सेंटीमीटर की यूज की। तो स्पीड बढ़ जाती है। अब जाहिर बात है, स्पीड बढ़ेगी तो ये लेंथ अगर इधर जाता है तो लेंथ और स्पीड यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने जाएंगे। इसे बस याद रखिए आप लोग। Moving on to the next question, question 14। Now this is an interesting question. It requires a little calculation। There are two pipes of length L and they are vibrating. They have been vibrated simultaneously. If length of one of the pipe is reduced by y, लेंथ को जो है ना रिड्यूस कर दिया गया, मतलब पहली लेंथ कितनी थी बेटा? L। तो बाद वाली लेंथ ना y से डिक्रीज कर दी, मतलब बाद वाली लेंथ हो जाएगी L माइनस वाई। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो अगर हम एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करें आपको, तो लेट्स से कि ये पहली वाली पाइप है अपनी। अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ बता रहा है ना, ये L बता रहा है। बाद में क्या हुआ कि इसी पाइप की लेंथ को हमने थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा। अब मैं ये थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ लास्ट में मुझे बोला है कि y इज वेरी लेस एज कंपेयर टू लेंथ L। तो बाद में जो लेंथ बनी ना, ये वाली लेंथ हो गई L माइनस वाई। समझे आप?
अब हो सकता है कि इस पाइप के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N1 आए और इस पाइप के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N2 आए। तो इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली प्ले करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस रहने की वजह से यहाँ पे बनेंगे बीट्स। अब हमसे वो यही क्वेश्चन कर रहा है कि कितने बीट्स पर सेकंड यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो बच्चों बीट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड is nothing but equal to the difference of these two frequencies। करेक्ट जा रहे हैं? Yes. इन दोनों Yes. फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होना चाहिए। अब बेटा डिफरेंस लेते वक्त ना हम लोगों को ये बात कंफर्म करनी होगी कि which of them is higher, because we have a choice either to write n1 minus n2 or we can also write N2 minus n1। ये इस बात पे डिसाइड होगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का कोई भी फॉर्मूला उठा लिया तो आप हमेशा ये देखोगे कि उसमें लेंथ जो है ना ये डिनोमिनेटर में होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी और लेंथ जो गिवन केस के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने जाएंगे। तो जिस पाइप की लेंथ ज्यादा होगी वो फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखो यहाँ पे ये लेंथ ज्यादा मानी जाएगी और ये वाली लेंथ शॉर्ट की ना, आपने रिड्यूस कर दिया ना आपने, तो लेंथ को रिड्यूस किया मतलब आपने यहाँ पे इस पाइप में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। सो वी आर वेरी श्योर हियर इन कंसिडरिंग दैट कि N1 is less as compared to N2। Is it okay with this? Yes. अब बच्चों बीट की फ्रीक्वेंसी आप कैसे लिखोगे? N इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? N2 minus N1. आप लिखोगे N2 minus N1। नो सब्सटीट्यूट थिंग्स हियर, आप सब्सटीट्यूट करने लग जाएं तो लेट्स से कि यहाँ पे मुझे मिलेगा V डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो L माइनस वाई। इज इट ओके? बिकॉज वी विल थिंक ऑफ यहाँ फंडामेंटल मोड का ही रेजोनेशन बीट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट यूज किया जा रहा है। N1 कैसे लिखोगे बेटा आप? तो V डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L। करेक्ट जा रहे हैं? Yes. अब बेटा इसमें से हम V और 2 ये वाला फैक्टर तो कॉमन ले लेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने लिखा V और 2 कॉमन, आपको यहाँ पे मिला 1/L माइनस वाई माइनस 1/L। एक छोटा सा सॉल्यूशन रिक्वायर है, दैट्स इट, यू आर डन विद द आंसर। सो N इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये V बाई 2 ये तो कॉमन आ गया था, L माइनस है ना L प्लस वाई, क्या कहते हो? Yes. ये इधर चला जाएगा, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस के साथ जब कैरी किया जाएगा तो बराबर से माइनस L प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो हो जाएगा L माइनस वाई इन ब्रैकेट L। इज इट ओके? अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा कि ये और ये फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा क्या? y। लेकिन डिनोमिनेटर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन हमको यहाँ पे ओबे करनी है कि ये जो y फैक्टर है ये एज कंपेयर टू लेंथ जो है ना ये बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपने 1 मीटर का पाइप ले लिया और आपने 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर से उसको रिड्यूस किया लेंथ में, तो जो रिडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है ये निग्लिजिबल है। ठीक है, which gives us a freedom to write L minus y at approximated to L, क्योंकि ये इतना छोटा नंबर है कि अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर भी दूं तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ऑन दैट बेसिस ये कैसे लिखा जाएगा? N इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट में क्या बचा? न्यूमरेटर में तो सिर्फ y बच गया, डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट रिड्यूस होके L हो गया और फिर मल्टीप्लाइड बाई L यानी कि ये हो गया L स्क्वायर। So at the end we are going to get it like this, V into Y divided by 2L square। इतने बीट्स यहाँ पे फॉर्म किए जा सकते हैं और बीट्स के लिए ऐसे ही होगा। जब भी हम बीट की बात करेंगे ना तो याद रखना लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं किया जाता है, लेंथ थोड़ी सी ही चेंज होती है। तो ये एक हमको जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना के देता है जिससे हम बीट की फ्रीक्वेंसी को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हियर वी आर जस्ट गोइंग टू गेट C as our choice। ओके, नाउ क्वेश्चन 15 मैंने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया है।
I'll continue with the next question, that is question number 16. Now see in this question. In this question, it is stating that states that the resonance tube experiment first resonance occurs for the length of an air column equal to 25 centimeter. तो पहली जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 340 है. If the length of the air column is decreased by 1 centimeter, then the frequency of beats is. ठीक है, बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऐसे पूछा. अब जरा सोचें, ये जो रिडक्शन इन लेंथ है, हम इस चीज को बेटा y कॉल कर सकते हैं. रेफरिंग दिस क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 14, चेंज इन लेंथ को y बोला, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ ये 1 सेंटीमीटर y है ना. ओरिजिनल लेंथ जो स्टार्ट में हम लोग यूज कर रहे थे वो कितनी है? 20. अब ये फैक्टर जरा चेक करें कि ये बहुत थोड़ा सा ही चेंज हुआ है. ठीक है, करेक्ट है. अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी फिगर आउट करनी है तो ये फॉर्मूला रेडी है आपके पास. y पता चल गया, 2 इज ऑलरेडी अ नंबर, 2 नंबर है. l ये हमें पता चल गया. अब एक चीज में हम लोग अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, और वो क्या है? v. हमें किसी तरीके से v निकालना पड़ेगा. इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं. रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, पहला रेजोनेंस जब होगा, पहली बार जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो फंडामेंटल से मैच होती है. Yes. तो पहली टाइम जब रेजोनेंस हुआ होगा ना, तो सिचुएशन बच्चों ऐसी रही होगी, n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2L. नहीं 2l नहीं. ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक एंड पे ओपन एक एंड पे क्लोज माना जाएगा. 4l, 4. 12 नहीं. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब ये स्टेटमेंट हमारे सामने आता है तो हम इसको मानेंगे वन एंड ओपन, अनदर एंड Close. क्लोज्ड एंड पाइप. तो हम इसको लिखेंगे क्लोज्ड एंड पाइप. एक एंड तो ओपन ही रहेगा, एक एंड क्लोज रहेगा. तो अब इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी तो गिवन है 340, तो लेट्स मेंशन दैट वैल्यू हियर. 340 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये हो गया 25 एंड मेक दैट पार्ट एज करेक्शन 10 टू द पावर -2. ठीक है, 25 इंटू 4 100 इंटू 10 टू द पावर -2 1. सीधे सीधे सॉल्यूशन मिला हमको, v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड. अब यहां जब हमसे इसने बीट पूछा ना, तो हम ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो v इज इक्वल टू n इज इक्वल टू vy डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर. देखो बच्चों ध्यान से, v जो है हमको अभी अभी 340 मिला, इंटू y कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -2, जो लेंथ में चेंज फैक्टर को हमको बताएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओरिजिनल लेंथ कितनी है 25 इंटू, रिमेंबर दैट के इसका कन्वर्जन करना है 10 टू द पावर -2 एंड फाइनली मेक स्क्वायर ऑफ इट. ठीक, 25 का स्क्वायर कर लें, कितना हो जाएगा 625. 6. This is just going to become, let me write it as it is, 10 to the power -2 divided by 2 into 625 into 10 to the power -4, है ना. 10 to the power -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 ऊपर चला जाएगा, +4 -2 +2. तो ओवरऑल मुझे जो नंबर मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, +2 के दोनों 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 625. अब आप इसे सॉल्व करिए, आपको इसका आंसर क्विकली मिल जाएगा. ठीक है, 27.2. 27 point how much? 2. Okay, so 2. suggesting it to be 27.2. Now this can is nearly matching with what 28. 28 हर्ट्स हो जाएगी बीट की फ्रीक्वेंसी इन अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, अब इसको वैसे पूरा भी सॉल्व किया जा सकता था. फिर लेंथ को आप 24 सेंटीमीटर ले लो,
और एक बार इसका नया फ्रिक्वेंसी फिगर आउट करो, फिर डिफरेंस निकालो, वैसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रख लेना चाहिए कि इफ वी चेंज द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पाइप विथ अ लिटिल वैल्यू, थोड़ा सा जब हम इसको चेंज करते हैं, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, हम यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं। ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, ये दोनों एंड्स ओपन के लिए बनाया, करेक्ट है? सही है ना? Yes, sir. अगर ये वन एंड ओपन वन एंड क्लोज है ना, Yes. तो ये फॉर्मूले में इधर 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? 4 आएगा, 4 V/4L, करेक्ट जा रहे हैं? Yes, sir. तो कॉमन जो फैक्टर निकलेगा ना, वो V/4 निकलेगा। तो ऐसे सॉल्व करते करते फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? 4. 4 आ जाएगा। तो जस्ट कंसिडर इट टू बी 4। तो इसको 4 मान के हमने कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा हुआ जल्दी से ये पकड़ में आ गई बात। जो कुछ नहीं, जो पहले था उसका हाफ करना है आपने। 13.6. यस, चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी 14। ठीक है, चेंज हो जाएगा Yes. आंसर। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में हमें कोई फॉर्मूला या कोई और कंडीशन ऐसे नहीं लगानी है, बस सिंपल से लॉजिक से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक पाइप है, अब कौन सा पाइप है वो नहीं बोला, सर्टेन पाइप। सो वी मे हैव टू choices as we may get a pipe open at one end and we may even have a pipe open at both ends. 3 successive harmonics, कौन से हार्मोनिक्स है वो भी नहीं बोला है, फर्स्ट है सेकंड है कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि सक्सेसिव हार्मोनिक्स है। इन द सेंस, अगर मान लेते हैं कि फोर्थ है तो फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसा एक के बाद एक आने वाले, या फोर्थ है तो फिर उसके बाद, सॉरी, फिफ्थ है तो उसके बाद सेवेंथ है, सेवेंथ है तो उसके बाद नाइन्थ है। मैं दोनों ऑप्शंस इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये पाइप कैसा है। इफ इट इज एन ओपन एंडेड पाइप, open at both the ends, so all the harmonics will be present. And if it is a pipe closed at one end, then in such case only odd harmonics are present. So we are not sure कि ये पूरे even odd values हैं या only odd harmonics की सीक्वेंस में है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब बेटा, इसमें पाइप किसी भी टाइप का हो और किसी भी नंबर का हार्मोनिक्स वहां पे डेवलप हो, एक बेसिक जो बात होती है, बेसिक वो ये है कि all the higher values of the frequency, all the higher harmonic values, all the higher overtone values, they are integer multiple of the fundamental. ठीक है, integer multiple of the fundamental, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, करेक्ट है? Yes. इसका मतलब ये है कि किसी भी हाइयर वैल्यू को जब हम फंडामेंटल से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा या इंटीजर नंबर मिलेगा? Integer. इंटीजर मिलना चाहिए क्योंकि वही तो मल्टीपल में आएगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सीधे सीधे एग्जाम्पल बताता हूं कि मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज है, जस्ट इमेजिन करें। तो आप मुझे बताएं कि हाइयर वैल्यूज क्या हो सकती हैं, आगे की हार्मोनिक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो आई हैव 18 हर्ट्ज, करेक्ट है? Yes. आई मे हैव 27. 27 हर्ट्ज, आई मे हैव 36. 36 हर्ट्ज। अब मैंने आपसे 45. बीच में से ये सवाल किया, बीच में से मैंने क्वेश्चन, क्या 30 हर्ट्ज पॉसिबल है? नहीं. नहीं। तो आपका इसके लिए रीजन क्या है, क्यों नहीं पॉसिबल है? इंटीजर मल्टीपल में हाँ, आप ये बोलोगे ना कि 30 जो है वो 9 के टेबल में कहीं नहीं आता है, 9 के लिए वो कोई इंटीजर नंबर का वैल्यू नहीं बनाता है। या आप ऐसे कह लीजिए कि 30 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको कोई इंटीजर नंबर नहीं मिलता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना, बात समझ आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये जो तीनों वैल्यूज हमको बताई गई हैं आगे की हार्मोनिक्स की, ये तीनों वैल्यूज 425, 595 एंड 765, इसका फंडामेंटल क्या है? तो इसको चेक करने का सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि इसमें की पहली वैल्यू को आप ए से डिवाइड करो। अगर इंटीजर आ गया, ठीक है, अगर इंटीजर आ जाता है तो हो सकता है कि ये फंडामेंटल हो। वैसे ही इसमें वैल्यू को बी से डिवाइड करो, सी से डिवाइड करो, डी से डिवाइड करो, आप ये देखोगे कि ई से इसको डिवाइड करने पे आपको फ्रैक्शनल नंबर मिलता है। 425 और 170 आपको इंटीजर नंबर नहीं देगा। Yes. 425 125 के टेबल में भी नहीं आएगा। 125 250 हो गया, 250 के बाद 375, उसके बाद 500, 500. 425 तो आया ही नहीं इसके टेबल में। 105 के टेबल में भी 425 नहीं आएगा। 105 करते करते जाओ आप, आएगा ही नहीं। 105 इंटू 4 करोगे तो 420 हो जाएगा, सॉरी 320 हो जाएगा। फिर और आगे सोचो, 4 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करेंगे तो 420 होगा, बराबर। Yes. 425 नहीं होगा। इसका मतलब ए, बी और डी ये वैल्यूज इस फ्रीक्वेंसी के लिए फंडामेंटल पॉसिबल है ही नहीं। तो बचा कौन? C. 85। अब 85 425 डिवीजन कर दो, 425 डिवाइड बाई 85 क्या नंबर आता है? 5. 5 आएगा। 5. इसका सीधा सा मतलब ये है ना कि ये इसका 5th हार्मोनिक्स है Yes. और ये इसका 7th है। समझ आ रही है? यही से समझ आ रहा है। 595 425 में 85 ऐड करोगे आप, देख लो, कर लो, Yes, sir. 7th है। और 595 के बाद अगला जो नंबर आ रहा है 765, ये इसका 9th हार्मोनिक्स हो सकता है। तो 3 सक्सेसिव हार्मोनिक्स हो गए इस पॉसिबिलिटी में कि इनकी फंडामेंटल कितनी है? 85. तो यहाँ कोई कैलकुलेशन ऐसे एज सच फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लगाना था आपने, लेकिन एक फंडामेंटल बात आपने ये याद रखनी थी या कंसेप्ट आपने ये अप्लाई करना था कि ऑल द हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज हैज टू हैव एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इंटीजर मल्टीपल के हिसाब से आने चाहिए वो। गेटिंग इट? Yes. ओके, चलिए और थोड़ा सा आगे जाते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 18। Now here two closed organ pipes, when sounded simultaneously, they give 4 beats. If longer pipe has a length of 1 meter, then the length of the shorter pipe is. Let's say कि जो longer pipe है, longer, इसका corresponding frequency N1 है और जो shorter pipe है इसका corresponding frequency N2 है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि N1 और N2 में कौन हायर है? N2. N2 हायर है। क्यों? लेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में N2 इज हायर। तो बीट का इक्वेशन कैसे बनेगा? N2 minus N1. N2 minus N1. N2 minus N1 is equal to 4 because there are 4 beats per second. Yes. Here the pipes are closed organ pipes. If the pipes are closed organ pipes, then surely we must get V divided by 4L2 minus V divided by 4L1 is equal to the beat frequency is 4. ठीक है? Yes. कंटिन्यू करें। V/4 ये फैक्टर कॉमन ले लें आप। L1 का वैल्यू 1 मीटर है तो आपने L2 निकालना है। तो छोटा मोटा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करना है। V/4 आपने कॉमन ले लिया, 1/L2 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 4। ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी 1/L2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16/V। क्या कहते हो? Yes. ठीक। So 1/L2 minus 1 is equal to 16/V
330. 330. So 1 upon L2 is equal to 16 upon 330 plus 1. ठीक, 1 upon L2 is equal to 330 plus 16, 346. ठीक है, Yes. divided by 330. 330. Therefore, L2 is equal to 330 divided by 346. 0.95. 0.95 meter. So if I go in centimeter, it will be equal to 95 centimeter. अच्छा, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो. You can if you want. N is equal to VY divided by 4A. L square. 2 क्लोज्ड, हाँ 4, सॉरी 4. 2 जो है ये हमारा आंसर किसके लिए आया था? Open. के लिए आया था. Open 4L. अब इसमें ना आपको एक ख्याल ये रखना होगा, अगर आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया तो आपको इसमें क्या ख्याल रखना है कि ये जो y है ना, ये लेंथ का चेंज आएगा, डायरेक्ट लेंथ नहीं आएगी. अब हमारा आंसर तकरीबन कितना आ रहा है? 95. तो y का आंसर जो है ना 5 सेंटीमीटर आना चाहिए. 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर. दूसरी लेंथ कितनी आई हमारी? 95. तो कितनी डिग्रीज हुई? 5. अगर आपने इस प्रॉब्लम से, सॉरी इस फॉर्मूले से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की तो यहाँ y का आंसर जो है वो चेंज्ड वैल्यू आएगा, न्यू लेंथ नहीं आएगा. वो आपको फिर समझना पड़ेगा कि नया लेंथ क्या है. क्लियर है? आप चाहो तो कर सकते हो. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. अब यहाँ पे थोड़े से और कंसेप्ट को मिक्स किया जा रहा है, खास करके वेलोसिटी ऑफ साउंड वाली कंडीशन और टेम्परेचर वाली सिचुएशन यहाँ पे मिक्स होंगी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी केयरफुल मैनर. सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज व्हेन वाइब्रेटेड ओवर अ माउथ ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ठीक है, टेक दिस पॉइंट, note this point that the pipe we are using here is closed organ. Closed organ. V by 4L. It is in unison at 300 Kelvin. जो टेम्परेचर चल रहा है 300 केल्विन है, इतने टेम्परेचर पे वो यूनिसॉन में है. ठीक है, माइक जरा ऑफ रखें प्लीज. यूनिसॉन मींस इट इज हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी. Beats produced when the temperature raises by 1 Kelvin. तो टेम्परेचर 300 का हमने कर दिया 301, तो फिर बीट्स. अब बीट क्यों आएंगे? तो आंसर सिंपल है, फ्रीक्वेंसी में हल्का सा चेंज हो गया होगा. फ्रीक्वेंसी में हल्का सा चेंज हुआ तभी तो बीट बने. क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फ्रीक्वेंसी में ये जो हल्का सा थोड़ा सा चेंज हो रहा है ये क्यों हुआ? हमने लेंथ तो नहीं चेंज की, टेम्परेचर. आंसर है हमने ये टेम्परेचर चेंज किया. देन वी विल आस्क अवरसेल्फ, यार कि टेम्परेचर चेंज करने से ऐसा क्या हुआ? तो आंसर बड़ा सिंपल है, टेम्परेचर चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होगी. क्योंकि साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ स्क्वायर रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है ना, हमने ये क्लास 11th में सीखा है, साउंड वेलोसिटी की कंडीशंस वहां पे पढ़ी हमने. आपको याद होगा लैप्लासिस करेक्शन के बाद जब हमने फॉर्मूला पूरा बनाया था तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लोग कुछ ऐसे लिख रहे थे, गामा आर टी डिवाइडेड बाय रो, ऐसे लिख रहे थे हम लोग. प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऐसे बनाया था ना हमने. Yes. इससे हमें ये पता चलता है ना कि वेलोसिटी ऑफ अ साउंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ. करेक्ट? अब इसको मैं इजीएस्ट अप्रोच में करने की कोशिश करता हूं, एकदम इजीएस्ट अप्रोच में. अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ तो इसका सीधा मतलब यही निकलेगा कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल टेम्परेचर. क्या कहते हो? Yes, sir. फ्रैक्शनल चेंज हाफ क्यों आया? सबको समझ आया? स्क्वायर रूट है ना. Yes, sir. फ्रैक्शनल चेंज ऐसे ही निकालते हैं हम लोग.
बात बराबर चल रही है। Yes. अब देखिए पहले जो फ्रिक्वेंसी थी हमारी वो कितनी थी, 10 किलोहर्ट्ज। कितने टेम्परेचर पर थी, तो 300 केल्विन पर। टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने, 1 Kelvin. 1 केल्विन। अब हमसे ये पूछ रहा क्या, बीट क्या है। तो काफी सिंपल है बच्चों, जब आप फ्रिक्वेंसी की रिलेशन लिखोगे एन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ऐसे लिखोगे ना, V डिवाइडेड बाई 4 करस्पॉन्डिंग लेंथ L। अब यहाँ पे लेंथ तो आप नहीं चेंज कर रहे हैं, और एक नंबर इस हिसाब से चला जाएगा। मतलब रिलेशन जो कंट्रोल हो रही है या चेंजेस जो यहाँ पे हो रहे हैं वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हो रहे हैं। अब जरा सोचें आप बच्चों के डिफरेंस इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ओरिजिनल वेलोसिटी हैज टू बी रिटन एज चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हैज टू बी रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ओरिजिनल वेलोसिटी। क्या कहते हो? Yes. बट जब हम इस फैक्टर को देखते हैं तो ये टेम्परेचर के साथ ऐसे रिलेट हो गया। तो आप बताएं मुझे dn by n क्या लिखना चाहिए मुझे? Half dt by t. हाफ dt by t। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, ये जो n है ये क्या है? Original frequency. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एट अ स्टैंडर्ड गिवन टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर। तो ये 10 किलोहर्ट्ज है, चलो ये बात खत्म हो गई। ये dn क्या है? Change in frequency. चेंज इन फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छे। क्या चेंज इन फ्रीक्वेंसी को ही हम बीट कहते हैं? Yes, sir. क्योंकि बीट का मतलब तो यही होता है ना, n1 माइनस n2, फ्रीक्वेंसी में आने वाला डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी में आने वाला चेंज। ठीक है, बात क्लिक हुई? Yes. तो जब हमसे ये कह रहा है कि बीट की फ्रीक्वेंसी निकालो, मतलब असलियत में हमें क्या चीज निकालनी है यहाँ पे, ये डीएन ही निकालना है। ठीक, अब देखिए कैलकुलेशन आसान हो गया। dn डिवाइडेड बाय ये 10 किलोहर्ट्ज, तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इधर हाफ इंटू dt 1, dt इज 1। Yes, sir. ठीक है, 300 में चेंज 1 है, चेंज जो किया वो 1 केल्विन का ही किया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है, 300. बस सॉर्ट आउट कर लें इसे। सो dn इज इक्वल टू, ये पूरा न्यूमरेटर में ले लेता हूं मैं आपकी हेल्प के लिए, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे बच गया 2 इंटू 300, तो ये एक 0 0 काट दिया पहले, 1000 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 6, 16.67. तो आंसर आया आपका 16.67 हर्ट्ज। हियर दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर। क्लियर हुई बच्चों बात? Yes, sir. अब इसको मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया, इस प्रोसीजर को जरा अच्छे से समझें और ये सारी कंडीशन रिकॉल कर लें। आप ये 11th में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी एंड टेम्परेचर दे आर रिलेटेड इन दिस मैनर, फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका वगैरह। और जो प्रॉब्लम्स नीट में या जेई मेन तक में पूछे जाएंगे उसमें जो चेंजेस एक्सपेक्टेड होंगे वो स्मॉल अमाउंट में ही होंगे। तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल गारंटेड यूज कर सकते हो, क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो याद रखिए हम इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज के लिए लिखते हैं, और यहां जब बीट बनने की बात होगी तो हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं करना होता, हल्का सा चेंज करना होता है, थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आंख बंद करके आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, Yes. ओके। अच्छा, दो क्वेश्चन यहाँ पे मुझे पूछे, टेम्परेचर से लेंथ अफेक्ट नहीं होती क्या, और किसी ने बड़ा अजीब सा सवाल किया, चेंज इन टेम्परेचर 301 नहीं आता क्या। अब बच्चों सोचो, चेंज इन टेम्परेचर 301 कैसे आएगा? न्यू टेम्परेचर 301 है, चेंज का मतलब बदलाव, कितना डिफर करता है, कितना बदला। तो 300 से अगर वो 301 हो जाता है तो चेंज 1 हुआ ना। अब ये समझाना पड़ रहा है मुझे, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। दूसरा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि भाई अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेंथ अफेक्ट नहीं होती क्या। अच्छा सवाल है, लेंथ अफेक्ट होगी, बट अ स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर विल नॉट कॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन लेंथ।
क्योंकि टेम्परेचर बहुत थोड़ा चेंज हो रहा है, तो लेंथ में ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी अल्टर हो जाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई? Yes. क्योंकि 300 वाले टेम्परेचर को हमने कितना किया, 1 डिग्री इंक्रीज किया है, तो 1 डिग्री इंक्रीज करने से ऐसा क्या लेंथ बदल जाएगी कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी पे वो इफेक्ट करेगा? बहुत मामूली निग्लिजिबल डिफरेंसेस हो सकते हैं लेंथ के, इसलिए हम उस बात को इग्नोर करते हैं पूरी तरीके से। दैट्स व्हाई आई हैव क्लियरली स्टेटेड, जो नीट और जेई मेन तक के क्वेश्चन आते हैं उसमें हम इस तरीके के रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर एडवांस की बात है, कुछ और हायर लेवल के प्रॉब्लम्स है, तो चेंज ऑफ लेंथ का भी उसमें कंसिडरेशन कराया जा सकता है और बहुत कुछ प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाई जा सकती है। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। यस, Yes, sir. okay, let's continue with the next question. A closed pipe of length L and open pipe of same length. Now this is important, both the pipes have got same length, contain gases of densities ρ1 and ρ2. Now let me draw a diagram to represent the situation. तो एक जो पाइप है ये क्लोज्ड एंड है, और दूसरा जो पाइप हमारे पास है यहाँ पर सेम लेंथ का है लेकिन ओपन एंडेड पाइप है, दोनों एंड्स जो है उसके ओपन है। अब इसमें एक अलग टाइप की गैस भर दी इसने, इसकी डेंसिटी हम लोग बोल देते हैं ρ1, पहले क्लोज पाइप की बात हुई। फिर बाद में दूसरी वाली पाइप में एक अलग डेंसिटी की गैस यहाँ पे भर दी, इसकी डेंसिटी को हम लोग कॉल कर लेते हैं ρ2। ओके, बोथ ऑफ देम आर हैविंग अ लेंथ L एंड L। ठीक है, द कंप्रेसिबिलिटी of the gases are equal in the both the pipes. कंप्रेसिबिलिटी को इक्वल करके इसने जो वेलोसिटी वाला कंसिडरेशन है उसको, मतलब आप कह सकते हो वेलोसिटी के अंदर जो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं उसको कांस्टेंट कर दिया उसने। तो अफेक्ट अब यहाँ पे हमें सिर्फ डेंसिटी के पैरामीटर से सोचना है। नाउ बोथ द पाइप्स आर वाइब्रेटिंग इन देयर फर्स्ट ओवरटोन। अब दोनों अपनी अपनी फर्स्ट ओवरटोन में चल रहे हैं, तो जरा सोचें, इस वाले पाइप का फर्स्ट ओवरटोन अगर मैं लिखता हूं, इसे बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं NC, क्लोज्ड एंड है ना इसका। फर्स्ट ओवरटोन बच्चों अगर मैं लिखूंगा ना इसमें, तो आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट या वेलोसिटी इन क्लोज्ड पाइप, ऐसे करते हैं, डिवाइडेड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4L। क्या कहते हो? Yes. और बेटा दूसरे वाले पाइप में जिसके दोनों एंड्स ओपन है, अगर मैं उसके लिए फर्स्ट ओवरटोन लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओपन एंड पाइप की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2L. 2 टाइम्स ऑफ L। अच्छा, वेलोसिटी हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि जो गैसेस यहाँ पे भरे हुए हैं ना, उनकी डेंसिटी अलग अलग, डेंसिटी डिफर करेगी तो वेलोसिटी जरूर डिफर करेगी। बोथ द पाइप्स आर वाइब्रेटिंग इन देयर फर्स्ट ओवरटोन विद द सेम फ्रीक्वेंसी। अब ये स्टेटमेंट भी हमको आगे कैरी करना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसकी ये NC और इसके लिए ये NO, दोनों कैसे हैं? Equal. इक्वल है, सेम है। तो ये कह रहा है लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज, एक सेकंड रुकना, अ क्लोज पाइप ऑफ लेंथ L एंड ओपन ऑफ सम लेंथ। अच्छा, यहां पढ़ने में गड़बड़ कर दी मैंने, सम लेंथ, सेम नहीं, सम, कुछ भी लेंथ हो सकती है, हमें पता नहीं। ठीक, आप समझे? तो मैं ऐसे करता हूं कि ये जो लेंथ है इसको रीड करते हैं LO, और यहां पे लगा देना पड़ेगा LO। क्लियर? Yes. चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एज पर क्वेश्चन, चूंकि इसने लेंथ को सेम बोला, सॉरी फ्रीक्वेंसी को सेम बोला है, तो हम बस उठा के इनको कंपेयर करते हैं। ये हो गया 4L इक्वल, ये 2/2 तो काट दो मैं यहां से, VO डिवाइडेड बाय L ओपन पाइप। ठीक है, अब हमें एक बात यहां पे ये सोचनी चाहिए कि इन वेलोसिटीज का हम क्या करें। तो बच्चों जब हम इन वेलोसिटीज को रेफर करेंगे, लेट मी राइट और रीअरेंज द इक्वेशन। LO इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय 3 इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ VO डिवाइडेड बाय VC। क्या कहते हो? Yes.
नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जब हम इन वेलोसिटीज को रेफर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो एक्चुअल में वैसा होता है ना, गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी। Yes. ठीक है, अब वो डेंसिटी हम लोग हटा के मास अपॉन वॉल्यूम ये सब लिख के ऊपर आरटी टेम्परेचर ये वो सब ला सकते हैं। यहाँ पे शायद मैंने फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, या नीचे मास आना चाहिए था, है ना, Hmm. या नीचे मास आना चाहिए था, क्योंकि वो मास का टर्म लाने के बाद ही हम यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट करते हैं, पीवी, फिर हटा के एनआरटी लिखते हैं। ये सब हम 11 में कर चुके हैं। एनी हाउ, अब प्रेशर प्रेशर का कोई कंसिडरेशन नहीं है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी को उसने कांस्टेंट बोला है, मतलब ये सारा टर्म यहाँ पे कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट। तो रिलेशन जो एस्टैब्लिश होगी वो ऐसी होगी, करेक्ट है? Yes. ठीक है, तो इफ वी ट्राई टू टेक VO डिवाइडेड बाय VC, आई होप यू मस्ट गेट इट समथिंग लाइक दिस। Rho C. रो सी नहीं, या रो 1 क्लोज पाइप के लिए, और रो 2 ओपन पाइप के लिए। Hmm. ओपन पाइप के लिए रो 2 नीचे और ये VC ऊपर। क्लियर? इनवर्स रिलेशन है, बात आई समझ में? Yes, sir. सो यहां से ये जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर हटा दें और यहां जो आपने ऑब्टेन किया उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, आपका आंसर तैयार हो चुका है। सो LO इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय 3 देन इन अंडर रूट रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2। चेक आउट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ विद ऑप्शन C. आ गया। ठीक है, आई होप आप ये सारी बातें समझ पा रहे हैं ठीक से। ओके, आ रहा है ठीक से, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस। Yes, sir. डाउट्स अगर आते हैं तो बिल्कुल बेझिझक पूछें आप, कोई इशू नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। अपना जो ओपन है मैसेज बॉक्स वहां पे ओपन करें, नहीं तो अपना माइक ओपन करें और क्वेश्चन पूछ लें। Two identical closed organ pipes are producing fundamental notes of frequency 200 Hz at 15 डिग्री सेल्सियस। तो दो आइडेंटिकल क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स हैं, ठीक है, तो ये एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो चुके हैं 200 हर्ट्ज, और टेम्परेचर चल रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। इफ टेम्परेचर ऑफ वन पाइप इज रेज्ड टू 27 डिग्री सेल्सियस, किसी एक पाइप के टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने आएंगे ये पूछ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? Yes. अब मैं आपको ये चीज दोबारा लिख करके बताता हूं, समझाता हूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है, मतलब यहां वेलोसिटी इफेक्ट होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ, ठीक है। इन अ गिवन केस वी कैन राइट dV by V इज इक्वल टू हाफ dt by t। क्या कहते हो? Yes. ओके, जब हम फ्रीक्वेंसी के लिए कोई रिलेशन लिखते हैं तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी V डिवाइडेड बाय, अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है 4L. 4L। अब लेंथ के चेंज में, लेंथ के चेंजेस की वजह से यहाँ पे बीट बीट बनना हम ऐसे नहीं सोचेंगे, टेम्परेचर के चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा और फिर बीट बनेगी। तो टेम्परेचर का चेंज अगर होता है तो सबसे पहली चीज जो इफेक्ट हो रही है वो कौन इफेक्ट होगा? Velocity. वेलोसिटी। वेलोसिटी इफेक्ट होगी और इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी और फिर फाइनली बीट बनेगा। ये सीक्वेंस समझ आ रहा है? Yes. तो यहां पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, DN. dn अपॉन n इज इक्वल टू dV by V। क्या कहते हो? Yes. अब इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को आप कंपेयर करें और बताएं आप फाइनल क्या लिख सकते हैं। dn अपॉन n इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? Half dt by t. dt by t। दैट्स इट, काम खत्म। अब आप यहां सोच समझ के बताएं dt कितना है? 12. 12 सेल्सियस, सेल्सियस है, और t कितना है? इनिशियल टेम्परेचर 15. 15 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक है। एन कितना है, इनिशियल वैल्यू एन कितना है? 200 और डीएन का क्या मतलब होगा? beats. फाइंड आउट करने का। बीट। डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब ही बीट होता है। बीट n1 माइनस n2, n2 माइनस n1, दोनों फ्रिक्वेंसी में जो फर्क आता है, डिफरेंस आता है, उसे हम डीएन कह लें या डायरेक्टली उसे बोल दें कि भाई ये बीट है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। बट यहां पे एक गलती आप करोगे कि ये तो 200 हो गया, आप गलती ये करोगे कि आप इसको सीधे सेल्सियस में पुटअप करोगे। सेल्सियस में पुटअप करोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखो, कैलकुलेशन आपका पूरा एसआई यूनिट में चलना चाहिए, मतलब कि Kelvin. केल्विन स्केल पर चलना चाहिए। सो dt is 12 degree Celsius means 12 plus 273 273 and t is 15 degree Celsius यानी कि 15 plus 273। ऐड करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें और जल्दी से बता दें मुझे क्या आता है। तो dn अपॉन, लेट मी कीप दिस एज 200, दिस इज हाफ, ये कितना हो गया? 285 5. 285। ये कितना हो गया? 288. 88 288। डिवाइड कर दें, 200 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, फाइनली मतलब आप ऐसे भी 27 डिग्री। यस यस, व्हाट यू आस्किंग? 27 डिग्री है और 12 प्लस करो। 27 है। देखो 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के कितना किया? 27। हाँ, तो चेंज लिख रहे हैं बेटा हम, चेंज चेंज। यस सर। हाँ, तुम्ही ने मेरे ख्याल से पिछले न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछा था कि 301 क्यों नहीं। चेंज को समझे ना आप, चेंज हो रहा है ना, जो चेंज वैल्यू है, जो डिफरेंस है, वही लिखेंगे ना हम यहाँ पे। एनी हाउ, ये कितना हुआ? ये 2 यहां से कटेगा, 200 100 हो गया, ये डिवीजन करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है बताओ? dn इज इक्वल टू, जल्दी से करो, 285 डिवाइड बाई 288। 0.98 into 198 0.98 इंटू 198। 98.9। कुछ गलत हो रहा है। एक सेकंड रुको, जस्ट वेट अ सेकंड, आपको एक और फॉर्मूला मैं रिकॉल कराता हूं। याद है हम लोगों ने 11 में ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। याद है? यानी कि हाइयर टेम्परेचर माइनस वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस या लोअर टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.61 डेल्टा टी। 0.61। अब ये 0.61 इंटू डेल्टा टी अपना कितना है? 12। शॉर्ट आउट करो, कितना हो रहा है? कितना आ गया ये? 7.3. 7.32 32 32। ठीक है, ये आया 7.32। तो डिफरेंस इन वेलोसिटी जो है वो 7.32 मीटर पर सेकंड आया। अच्छा, एक सेकंड रुकना, डिफरेंस इन वेलोसिटी इतनी आई, जस्ट वेट अ सेकंड। फिर दूसरी बात सोचते हैं, तो इनिशियल फ्रिक्वेंसी 200 है, लेंथ कुछ नहीं बताई ना अपने को, लेंथ बिल्कुल ही नहीं बताया इसने। इनिशियल फ्रिक्वेंसी 200, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, डिफरेंस इन वेलोसिटी यानी कि डीवी
Wait a second. ओके, सो आई विल एडमिट हियर दैट कि हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं ना। मिस्टेक ये कर रहे हैं कि जो चेंज फैक्टर है अपना, इसको दोबारा हम 273 ऐड कर रहे हैं। तो चेंज फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 300 केल्विन, 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 288 केल्विन। अब इन दोनों का अगर हम चेंज लिखते हैं तो वो सिर्फ कितना आना चाहिए, 12. 12 आना चाहिए, ना कि 12 प्लस 273। ये हमने सीरियस मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 12 आएगा। ओके, Yes, sir. कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो हियर इट इज गोइंग टू बी 12 डिवाइडेड बाय 288। तो ये सब कटेगा, और आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो कितना बता रहे थे आप आंसर? 4. 4 हर्ट्ज। सो इट इज गोइंग टू बी 4 हर्ट्ज। अच्छा, अब एक और अल्टरनेट सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, एक और अल्टरनेट सॉल्यूशन, उस पर भी बात करते हैं। यहां पे हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाली, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी अगर हम लोग लिखते हैं तो वो होता है एन लैम्बडा, करेक्ट? Yes. सो एन की बेटा इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो वो होता है वी बाई लैम्बडा, करेक्ट है? Yes. तो जारी बात है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, ऐसे भी तो हो सकता है। Hmm. Yes. अब क्वेश्चन ये है कि हम लैम्बडा कैसे निकालें। तो लैम्बडा निकालने के लिए इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एन, और ये सोच के चलते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 340 डिवाइडेड बाई एन, द फ्रीक्वेंसी इज 200। तो ये कैंसिलेशन हुआ, ये जीरो कैंसिल हुआ, इसका आंसर आया 1.7 मीटर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को दोबारा यूज करें, dn is equal to dv by lambda, therefore dn which is now going to be taken as frequency, dv हमने फिगर आउट किया था 7.32 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, अभी हमको कितना मिला 1.7। अब आप इसको डिवाइड करो, आपको इसका भी आंसर नियर टू 4 ही मिलेगा, Yes. करेक्ट है। ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन मेरे माइंड में आ रहा था, बट ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है। ये जो हम लोग अप्रोच हम अडॉप्ट कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे हाथ से यहाँ गलती हो गई, मैं इसे एडमिट करता हूँ। क्या गलती हुई? ऐसी गलती होनी ही नहीं चाहिए थी, बट फ्लो में हो गई। हमने देखा यार टेम्परेचर का डिफरेंस 12 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। सो दैट इज रॉन्ग। कंसेप्चुअल तो नहीं बोल सकते इसको, बट काइंड ऑफ कैलकुलेशन एरर कह सकते हो आप। ये समझ आया सबको? Yes. है ना, यहाँ पे दोबारा हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये केल्विन का डिफरेंस लेकर ही 12 आ चुका है। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. चलिए, एक और क्वेश्चन लास्ट है, बट इस पर मैं कोई खासा सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगा। आई एम जस्ट गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू एज एन होमवर्क, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई करें। तो विद दिस हम लोग ये चैप्टर पूरा एंड कर चुके हैं अब, ठीक? ओके, आई विल मेंशन दिस एज योर होमवर्क। ट्राई करेंगे आप इसको? Yes. कोशिश करिए।